क्या हो गया भाई? यस, आई थिंक स्टार्टेड। यस सर, स्टार्टेड ना? Yes. ओके Yes, sir. ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा देखो, ये जो हम लोग जीएसटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना सर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आज जीएसटी क्लास है ना, थर्सडे। तो जीएसटी में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में आजकल मैं बात कर रहा हूँ। टॉपिक ये है सर कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेसिकली। तो ऐसे तो प्रोसेस क्या होता है, कौन से बिजनेस के लिए, कौन सा बिजनेस के लिए किस तरह का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, कंप्लायंस क्या करना पड़ता है, इसके बारे में एक आइडिया आप लोगों को मिल बेसिक लेवल में, एकदम किसी को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग ना बेसिकली सेक्शन वाइज जान रहे थे, क्योंकि देखो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोग कोई नॉर्मल तो नहीं हो ना, आप लोग एक्सपर्ट बनोगे तो फिर आप लोगों का नॉलेज काफी डिटेल्स में होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक आइडिया सबके लिए था, लेकिन ये स्पेसिफिक आइडिया स्पेसिफिक लोगों के लिए है। ठीक है, स्पेसिफिक लोग मतलब आप लोगों के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए। तो आज ना मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और केस स्टडीज डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसमें आपको ये पता लगेगा कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या रूल बना के रखा है। जैसे ऑलरेडी आपको पता है, लिमिट है ना, 20 लाख का, 10 लाख का, 40 लाख का। गुड्स के लिए क्या, सर्विस के लिए क्या, गुड सर्विस मिक्स्ड अप बिजनेस है तो क्या, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो क्या, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में है तो क्या। ठीक है सर, ये क्या आज नया स्लोगन है तो क्या हाँ सर, कभी कभी मेरे अंदर भी ये बचपन आता है, मैं भी सोचता हूँ कि इस तरह का स्लोगन मुझे निकालो। कोई बात नहीं सर, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है दैट्स इनफ, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो ऑलरेडी जो जीएसटी बेसिक रिलेटेड डिस्कशन हुआ था, सबसे पहले तो मैं रिसेंटली आप लोगों को ना वापस एक जीएसटी का गो थ्रू करवाया था कि व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैट स्ट्रक्चर, है ना, वैट कैलकुलेशंस के साथ जीएसटी कैलकुलेशंस में क्या डिफरेंस आया है। ये सब मैंने आप लोगों के साथ रिसेंट रिसेंट डिस्कशन किया, इवन विथ माइंड मैप। ठीक है, इस तरह का कुछ छवि यूज किया हम लोगों ने, इमेज, जिसके थ्रू से भी आपको पता चला कि सर जीएसटी स्ट्रक्चर कैसा है। फिर मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बातचीत किया, मैं एक बार याद दिला रहा हूँ, हो सके तो आप लोग रिकॉल कर लोगे फिर वहां पर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया। लेकिन उसके बाद प्रीवियस क्लास में और मजेदार डिस्कशन हुआ सर। मजा इसलिए क्योंकि वहां पर आपको ये पता चला लेटेस्ट जो सिचुएशन है जीएसटी का, इसमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता चला, बिजनेस के बारे में कुछ डेफिनेशंस भी मैंने दिया आपको। एंड सबसे इंटरेस्टिंगली सेक्शन 22, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और बाकी जो सेक्शन है वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लाइक सेक्शन 23 जीएसटी एक्ट के तहत, सीजीएसटी एक्ट के तहत, एज पर सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट कब कब आपको बाध्य करता है, माने गवर्नमेंट कंपेल। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, बाध्य करता है किसको, सिटीजन को, जो बिजनेस मैन है, कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या फिर किसी किसी के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, नॉट लायबल, किसी किसी के लिए कंपलसरी कर देता है। ठीक है, सर्टेन सिचुएशंस में। प्रोसेस, deemed registrations, section 26, special provisions relating to casual taxable person and NRTP, non resident taxable person। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट करना है तो, या फिर कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। एज वेल एज सेक्शन 30, जब कैंसिल करने के बाद उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, मैंने कैंसिल का कैंसिलेशन, ठीक है, मैंने कैंसिल होने के बाद भी उसको क्या कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल को कैंसिल किया जा सकता है, तो दैट इज रिवोकेशन। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट फ्रॉम सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30, इस हर एक केस में आपका एक्सपर्टीज चाहिए सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर कि हम लोग कहाँ हैं, है ना, खो नहीं जा रहे हैं सर, है ना, खोना नहीं है। जैसे लास्ट दिन मुझे याद है, आप लोगों को भी याद रहना चाहिए, मैं आप लोगों को एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन सिखा रहा है कि जब भी कैलकुलेट करना होगा एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है, वो रजिस्ट्रेशन लिमिट टर्नओवर पे डिपेंड करता है। और टर्नओवर जब कैलकुलेट होता है तो उसमें किसे इंक्लूड करना चाहिए और किसे एक्सक्लूड करना चाहिए।
सहज भाषा में बोलो तो, सहज भाषा है ना, सहज भाषा माने सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसे प्लस करना चाहिए और किसे माइनस करना चाहिए। हाँ सर, সবাই মনে পড়ছে নাকি মনে পড়ছে না? কনিকা, प्रिया, बोलो सर। हाँ सर। Yes, सर। thank you, sir। अच्छा, तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन करना एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा ये प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हुआ था। अगर बाय चांस उस टाइम पे कोई था नहीं क्लास में, मिस हो गया, कर लो ना सर, एक बार लिंक लो मेरे से, कर लो। अच्छा, आप सबके लिए ना मैं एक लाइसेंस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आप सबको शेयर करूंगा। लाइसेंस मैंने माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस, जिसके थ्रू से आप लोग डायरेक्टली क्लास को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा एक सुविधा मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें आप, कोशिश नहीं हो जाएगा, एक ऐप के थ्रू से आप हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप लोगों को अलग से यूट्यूब लिंक का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो कोशिश करूंगा, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वो आ जाएगा सर। अच्छा, मैं जब भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अच्छा, यहाँ पर बात है सर कि हम लोग लास्ट दिन टर्नओवर कैलकुलेशंस करना कैसे होता है उसके बारे में बात किए थे, एज वेल एज ये जो कैटेगरी, कैटेगरी इन द सेंस कि थ्रेशोल्ड लिमिट, माने एक बंदे को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या लिमिट है, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए काम करते हो, माने गुड्स का बिजनेस है आपका, तो आपको याद है, मैं एक बार याद दिलाता हूँ। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, ठीक है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, यहाँ पर क्या लिखता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, अदर देन, ठीक है, अदर देन, इसका एक बहुत अच्छा एक फॉर्मेट है, रुक जाओ मैं आपको दिखा, ये देखो, स्टेट्स जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, मैंने अगर आपका टर्नओवर बिजनेस का 10 लाख क्रॉस करता है, ठीक है, 10 लाख क्रॉस करता है, अगर और अगर आप मणिपुर में हो, माने मणिपुर के बिजनेसमैन हो, या फिर आप मिजोरम के हो, नागालैंड के हो, या त्रिपुरा के हो, ठीक है, मैंने इफ यू आर फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा, और आपका टर्नओवर लिमिट 10 लाख क्रॉस कर रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जीएसटी में। सिंपल सी बात है, कोई बकवास नहीं है। इवन सप्लायर ऑफ गुड्स हो या फिर सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, सप्लायर ऑफ गुड्स हो या फिर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, सर नाउ अगर आप स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो, ठीक है, आपके लिए 20 लाख का लिमिट है। बट इसके लिए भी अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, मेघालय में हो, सिक्किम में हो, उत्तराखंड में हो, पौंडीचेरी में हो एंड तेलंगाना में, ऐसे स्टेट में लिए 20 लाख का टर्नओवर होने से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे जनरल पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको जब बेसिक पहला क्लास में मैं आपको 10 या 40 के बारे में बात ही नहीं किया था, मैं आपको एक इन जनरल 20 लाख का बात किया था। तो एक्चुअली 20 लाख इज अ बेसिक क्राइटेरिया टू रजिस्टर फॉर जीएसटी। अच्छा, और बात सर, अगर आप स्टेट्स में हो या यूनियन टेरिटरी में हो, अगर आप स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो, है ना, इफ यू आर इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, রিয়া দুটো দুটো অ্যাকাউন্ট থেকে জয়েন করছিস নাকি রে? না কোনো প্রবলেম? মানে দুটো প্রিয়ার নাম দেখাচ্ছে। না স্যার, ল্যাপটপে চালিয়েছি তাই আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝে গেছি, বুঝে গেছি, সুবিধা ওকে, হচ্ছে। বুঝে গেছি আমি, নয় ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় কি হয় না, অনেক ভুলভাল লোক জয়েন করে নেয়, বুঝেছিস তো, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করি। ভুলভাল মানে উম, কেউ আনঅথরাইজড পার্সন অনেক সময় লিংক কোথা থেকেও পেয়ে যায়, আর এরকম ভাবে অ্যাক্সেস করে, তো অনেক সময় ক্লাস ডিস্টার্ব হয়। তো সেই জন্য আমি কারোর ডুপ্লিকেট নাম হলে, এরকম নীলের সাথে একবার এরকম খুব হতো, আহ, তারপরে আর একজনের সাথে প্রচুর হয়েছে, আমার মনে পড়ছে না, তো ওই জন্য জিজ্ঞেস করলাম, নাথিং মোর দ্যান দ্যাটস ইট, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, the state and union territories with threshold limit of 20 lakh or supplier of service, ठीक है, both goods and service, and 40 lakh for supplier of goods in intrastate। मैंने कहना ये चाहता है सर, अगर आप सेम स्टेट के अंदर बिजनेस करोगे, सेम स्टेट के अंदर, मैंने वेस्ट बंगाल के बिजनेस मैन हो, सिर्फ वेस्ट बंगाल में बिजनेस कर रहे हो, इफ यू आर फ्रॉम बिहार और बिहार के अंदर ही आपका बिजनेस चल रहा है, इफ यू आर इन यूपी और आपका बिजनेस यूपी के अंदर ही है, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और आपका बिजनेस महाराष्ट्र के अंदर है, इफ यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश और आपका बिजनेस आंध्र प्रदेश के अंदर है, यू आर फ्रॉम आसाम, आपका बिजनेस आसाम के अंदर है, बात समझो। अगर आप ऐसे ऐसे स्टेट में हो, मेन मेन स्टेट्स, एज वेल एज जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल एंड बाकी जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सभी स्टेट के लिए क्या कहता है सर, कहता ये है
कि अगर आप सेम स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो 40 लाख का लिमिट है, सिर्फ गुड्स में अगर डील कर रहे हो तो। इफ यू आर डीलिंग इन गुड्स, if you are dealing in goods only and your business is within the states, means आपको स्टेट के बाहर गुड्स सेल करने का जरूरत ही नहीं है, आप विद इन स्टेट बिजनेस करते हो एंड योर बिजनेस टर्नओवर लिमिट इज 40 लाख। अगर 40 लाख तक हो यू डोंट नीड टू रजिस्टर। इफ योर लिमिट क्रॉस फ्रॉम 40 लाख देन यू नीड टू रजिस्टर। ठीक है, 40 लाख क्रॉस करे तो रजिस्टर करना है, 40 लाख के नीचे रहे रजिस्ट्रेशन नहीं करना। इफ यू आर डीलिंग ओनली इन गुड्स एंड विद इन दी स्टेट्स एंड विद इन दी स्टेट, सेम स्टेट के अंदर, স্টেটের মধ্যে থাকতে হবে, স্টেটের বাইরে চলে গেলে রেজিস্ট্রেশন ম্যান্ডেটরি হয়ে যাবে। আমি আজকে এরকম কিছু डिस्कशन করব, आज ऐसा कुछ डिस्कशन करेंगे जहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है कि भाई आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। और अदरवाइज अगर आप नॉर्मली इंटर स्टेट भी करना चाहते हो या फिर कुछ भी तो 20 लाख गुड्स एंड सर्विस बोथ के लिए। 40 लाख तभी लागू होगा, याद रखना सर, 40 लाख ओनली फॉर गुड्स के लिए, ओनली फॉर गुड्स के लिए और विद इन स्टेट के लिए, अदरवाइज 20 लाख लिमिट यहाँ पर भी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? और टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी हम लोग क्लास में बातचीत किए थे। टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे करना है इसका डिस्कशन भी प्रीवियस क्लास में हो चुका था। सो इफ बाई चांस एनीवन मिस्ड प्रीवियस क्लास तो जस्ट मेरे से लिंक ले लो सर और एक बार क्लास कर लो, ठीक है? ओके अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपके साथ ना कुछ क्या बोलते हैं केस स्टडीज भी डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ केस लॉ डिस्कशन हुआ था, मैंने रियल लाइफ सिचुएशंस बिजनेसमैन के साथ होता है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन था रघुबीर प्राइवेट लिमिटेड का, एक क्वेश्चन था आपका क्या नाम है मधुर ऑयल्स पंजाब का, एक क्वेश्चन था मोहिनी एंटरप्राइज, ठीक है, मिसर्स बेस्ट फूड्स के साथ इनका एक कॉन्सेप्ट था, एजेंट का बिजनेस था। तो ऐसा 3-4 एक क्वेश्चन हम लोग करे थे। ठीक है सर, आज कुछ नया कराओ। ओके सर, आज मैं कुछ नया चीजें बताऊंगा। बेसिकली मैं आज का क्लास डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस एंड सिचुएशंस, ठीक है, मैंने केस स्टडीज क्वेश्चन आंसर जो भी नाम दो सर बात नहीं है, उसी के लिए मैं आज का क्लास करूंगा। और फिर जैसे जैसे मैं और मूव ऑन करूंगा, जैसे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर ए प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस, या फिर मैं और भी कुछ न्यू टॉपिक में बात करूंगा जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 24। सेक्शन 24 कुछ सर्टेन सिचुएशंस में बात करता है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर मैं आपके साथ सेक्शन 23 में भी बात करूंगा जहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो ऐसा वैराइटीज ऑफ टॉपिक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों को ये टॉपिक में ग्रिप आ जाएगा फिर मैं आपके साथ बात को और आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, और आगे लेके जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर भी करूंगा सर आपके साथ। फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड 27, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस को डिस्कस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो यू जस्ट नीड टू एक बार मेरे साथ साथ पढ़ना है और एक बार घर पे पढ़ना है। और ये पूरा प्रोसेस जब आप लोग रियल लाइफ में काम करोगे आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को किस तरह से देखना चाहिए। अगर आप स्टेट के हो, अगर आप डिफरेंट स्टेट में बिजनेस करते हो, ठीक है, मैं सारा केस लॉ के साथ बताऊंगा। केस लॉ बताने से क्या सुविधा होगा आपको, केस लॉ बताने से आपको ये सुविधा होगा कि क्या है ना, रियल लाइफ में डिफरेंट बिजनेसमैन का डिफरेंट सिचुएशंस होता है। तो अगर आपको बिजनेस का आइडिया रहेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा भाई किस बिजनेसमैन के लिए क्या चीज करना चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। इंटरेस्टिंग भी है और सबसे बड़ी बात रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका बहुत जोर का है। ठीक है, तो नॉलेज फर्स्ट, ओके, नॉलेज फर्स्ट, फिर बाकी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। प्लीज इस बात का मेरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप खुद के तरफ भी ध्यान दीजिएगा कि कितना पढ़ना है। और जो आप क्लास में सुनते हो ना सर, पढ़ते हो मेरे साथ साथ, रीड करते हो, कॉपी में नोट डाउन करते हो, बाद में पढ़ते पढ़ते तो शायद नहीं हो पाएगा पर बाद में प्रैक्टिस करते हो। अगर नहीं करते हो तो बहुत बुरा करते हो सर, करना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि सीरियसली सीएस सीएमए सीएस बनने के लिए पापड़ तो बेलना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है। ये मैं रोज बताता हूँ सर, आप लोग बात सुनते हो कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि आप लोग तो आजकल अलग ही लेवल में सब रहते हो। जो भी है। देखो यहाँ पर एक केस स्टडीज है, पृथ्वीराज कहाँ है, इधर आसाम गए हैं।
पृथ्वीराज इज फ्रॉम आसाम, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज। सर इंट्रा स्टेट माने क्या होता है? इंट्रा स्टेट का क्या मतलब होता है? जब कोई बंदा अपने स्टेट के अंदर बिजनेस करता है ना, जब कोई इंसान एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? उन्हें हम कहते हैं कि वो इंट्रा स्टेट कर रहे हैं। माने जब स्टेट नहीं बदलेगा, वही स्टेट सेम स्टेट के अंदर काम काम करेगा। तो मैं मैप ओपन कर लिया फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। गूगल मैप जिंदाबाद, है ना। आजकल तो हर बात में हम लोग यूज करते हैं गूगल मैप, ठीक है। बड़ा यूज है इसका। तो चलो, तो आसाम, आसाम कहाँ है सर? सर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है हमारा, बड़ा प्यारा सा एक सुंदर सा एक जगह है। ये रहा, दिस इज द आसाम। ये बंगाल बॉर्डर हो गया, ये नीचे बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, ये मेघालय है, और ये साइड से इस तरह से आपका आसाम बनता है। इस तरह से देख पा रहे थे आप? बॉर्डर, नागालैंड का बॉर्डर होके ऐसा है आसाम, ऐसा है, ऐसा है। ये रहा। सर मैप दिखा के क्या फायदा? सर आइडिया कर लो, काम आता है। बेसिकली क्या हो जाता है ना, विजुअलाइज हो जाता है, और कुछ नहीं। तो पृथ्वीराज इज फ्रॉम आसाम, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ शूज, मतलब जूता का कारोबार करता है आसाम के अंदर। इज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 22 लाख। करंट फाइनेंशियल ईयर मैंने मानो 23-24 में, ठीक है, या 22-23 में, जो भी उसका करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसका 22 लाख का टर्नओवर है। इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन द अबव पैरा, जैसे हम लोगों को लास्ट क्लास का टॉपिक पता है, द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पृथ्वीराज इन द गिवन केसेस इज 40 लाख। सू क्या होता है सर? सू माने एक जूता, जूता माने गुड्स है, ये सर्विस? सर जूता माने ऑब्वियसली गुड्स है, नॉट सर्विस, है ना। तो जूता बेचना गुड्स का बिजनेस हो गया। तो व्हेन यू आर सेलिंग शूज इट्स अ गुड्स, और गुड्स में अगर आप इंटरेस्ट रेट कर रहे हो, तो आपका लिमिट 40 लाख है। माने अगर आप 40 लाख का जूता बेच देते हो सर, सिंपल समझो सर, आसाम के अंदर, पॉइंट बी नोटेड, आसाम के अंदर अगर आप 40 लाख का जूता बेचते हो, ये इंट्रास्टेट होता है, ठीक है। मैंने बेसिकली आपका जूता आसाम के अंदर ही है, 300 से डिब्रूगढ़ जाता है, जोरहाट से गुवाहाटी आता है, गुवाहाटी से सिलचर जाता है, ठीक है, सिलचर से जोरहाट जाता है, ये सब आसाम का जगह है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि 40 लाख का शूज आप विद इन आसाम क्या करते हो, विद इन दी आसाम आप इसको डील करते हो। तो क्योंकि आपका विद इन दी आसाम बिजनेस होता है जूता का, तो आपको 40 लाख तक की लिमिट है आपका, और आपका तो कितना हुआ है, 22 लाख ही हुआ है। सो इन सिंपल इसका ही मतलब होता है, इन द गिवन केस इज 40 lakh, thus he is not liable to get registered under GST. पृथ्वीराज इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पृथ्वीराज इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं जूता का, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई इंट्रास्टेट क्या होता है। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि जूता सर्विस है कि गुड्स है ना। आपको इसका भी एक सिंपल मैंने फीलिंग्स होना चाहिए। सर्विस और गुड्स का अंतर करना तो आना चाहिए ना सर, कि किसे सर्विस कहते हैं और किसे गुड्स कहते हैं। अब ये भी समझा है क्या, बोलो आप? ठीक है, जरूरत पड़ने से वो भी समझाऊंगा, उसमें कुछ नहीं है सर, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अच्छा, इफ इन दी अबव एग्जांपल, सेम एग्जांपल में ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी सब कुछ सेम रखे, पृथ्वीराज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ पान मसाला इंस्टेड ऑफ शूज। जूता की जगह अगर वो पान मसाला बेचता, तो भी क्या उसको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ता? ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर हायर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख, एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन दैट गिवन केस विल बी 20 लाख। क्योंकि पान मसाला या इसके केस में आपका लिमिट मैं आपको बता दे रहा हूँ सर। पान मसाला के केस में ये जो गुड्स का जो नॉर्मल गुड्स का जो नियम है ना सर, पान मसाला वगैरह के केस में नियम अलग होता है। तो उसमें 20 लाख का लिमिट होता है। तो बात तो ध्यान रखना, पान मसाला भी गुड्स है, पान मसाला भी गुड्स है, बट ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट्स है, ठीक है। कि पान मसाला में रजिस्ट्रेशन, अगर आप पान मसाला में डील करते हो और अगर आपका बिजनेस 20 लाख क्रॉस कर जाता है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गुड्स है पर फिर भी करना पड़ेगा, दिस इज द पॉइंट। गुड्स है फिर भी करना पड़ेगा, बस पृथ्वीराज विल बी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। तो ये दोनों अंतर समझो,
ठीक है, सिचुएशन को समझो कि जूता भी गुड्स के अंदर पड़ता है और पान मसाला भी गुड्स है, लेकिन क्योंकि पान मसाला एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट पान मसाला में एक अलग ही लेवल का टैक्स लगाता है, इसीलिए। तो इफ इंस्टेड ऑफ पान मसाला पृथ्वीराज इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, या फिर पान मसाला की जगह, ठीक है, अगर पान मसाला की जगह वो सिर्फ सर्विस बेचता, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख होता। दस पृथ्वीराज विल बी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मैंने अगर पान मसाला ना बेच के वो सिर्फ सर्विस बेचता, किसी भी तरह का सर्विस जो टैक्सेबल है, टैक्सेबल सर्विस, ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्राइवेट काइंड ऑफ सर्विस लाइक रेलवे का टिकट सेल करना या फिर टीचिंग सर्विस देना, ठीक है, उस केस में भी किसी भी तरह का सर्विस, मेडिकल सर्विस देना, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कोचिंग का सर्विस भी टैक्सेबल होता है सर, ठीक है, वो अलग बात है कि सारे रजिस्टर्ड नहीं होते, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट ये भी होता है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो टैक्सेबल सर्विस, या फिर हेयर सैलून कटिंग देना, वो भी तो सर्विस है, ब्यूटी सैलून का जो सर्विसेज है, अगर वो टैक्सेबल सर्विसेज है और अगर उसका रजिस्ट्रेशन मैंने अगर उनका लिमिट 20 लाख क्रॉस कर जाता है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बस पृथ्वीराज विल बी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। फर्दर और भी चीजें आपको सिचुएशन बताते हैं, सब अलग अलग केसेस हैं, ठीक है, ये पहला केस था, ये सेकंड केस है, अलग अलग केस, केस को समझे, हाँ, कि एक पृथ्वीराज को बस बहाना है, पृथ्वीराज को बहाना है, पृथ्वीराज की जगह कोई भी राम, डीक, साम, हैरी ऐसे बोलते हैं ना ठीक है, यदु, मधु, श्याम, पिंटू, हाँ, चिंटू, सिंटू, कोई भी बिजनेस करे, पिंटू, चिंटू, सिंटू, कोई भी बिजनेस करे, सभी के लिए बात एक ही है, बात पृथ्वीराज से टिका नहीं है सर, बात सब पे टिका हुआ है। तो if instead of पान मसाला पृथ्वीराज exclusively engaged in supply of taxable service, the applicable limit is 20 लाख, तो उनको 20 लाख क्रॉस करते ही रजिस्टर करना पड़ेगा। फर्दर और बात कहते हैं, if पृथ्वीराज is engaged in supply of both taxable goods and service, यानी ऐसा किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करता है लाइक रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट में जो खाना होता है ना, रेस्टोरेंट में जो फूड्स होते हैं वो गुड्स होता है, लेकिन रेस्टोरेंट में आपको एक अलग ही लेवल का एक एम्बियंस मिलता है ना, एक अलग लेवल का क्या बोलते हैं नजारा, एक अलग लेवल का कैंडल लाइट डिनर टाइप्स, ठीक है, रूफ टॉप, मैंने क्या बोलते हैं आजकल कोलकाता में बड़ा चल रहा है, मैं उतना विजिट नहीं करता, लेकिन कुछ तो कहते हैं उसको, मैंने मैंने रूफ नहीं होगा, मैंने छत नहीं होगा सर उसमें, ओपन टेरेस ऐसे ही बोलते हैं, ओपन टेरेस रेस्टोरेंट, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या नाम है उसका, काफी चलता है कोलकाता में आजकल, पार्क स्ट्रीट साइड में, बाईपास साइड में बहुत खुला है, ईएम बाईपास साइड में। तो कहने का मतलब इतना है सर, कि रेस्टोरेंट में जो ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना, वो भी एक सर्विस है, ठीक है, साथ में कोई ना कोई आपको बार बार पूछेगा सर, और कुछ और सर्विस देने का भी एक अलग ही तरीका है, ठीक है, फूल वूल सजा के आपको काफी सारा सर्विस देते हैं, उसका भी तो कॉस्टिंग है। तो जो रेस्टोरेंट सर्विस में क्या है, गुड्स भी हो गया, सर्विस भी हो गया, तो ऐसे केसेस में भी आपका लिमिट 20 लाख है सर, ओनली 20 लाख। तो अगर पृथ्वीराज गुड सर्विस दोनों मिक्सअप काम कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सअप काम कर रहा है, तो आप समझ लो कि पृथ्वीराज को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये हो गया केस 4। एक ही पृथ्वीराज का 4 सिचुएशन हो सकता है, एक ही पृथ्वीराज में 4 4 सिचुएशन बताया कि भाई कब रजिस्टर करना है और कब रजिस्टर नहीं करना है। पूछते पाल नहीं, प्लीज बोलो सर, समझ में आया आपको? हाँ, हाँ सर। हाँ सर। बस ऐसे समझते चलो, और क्या, काम ही क्या है, समझना ही तो काम है, जिंदगी इंसान को बस यही सिखाता है कि समझो, है ना, जब समझ में नहीं आएगा क्या हो जाता है, যখন কোনো কিছু আমরা বুঝতে পারি না, বুঝতে না পারার মানে হচ্ছে জিনিসটা কঠিন লাগছে, কেন কঠিন লাগছে, বিকজ বুঝতে পারছি না, ठीक है, चाहे जीवन हो कि एग्जाम, बात वही होता है। तो बस ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ज्ञान क्यों देते हो इतना, सर आज थोड़ा ज्ञान देने का मूड है। शिवाजी ऑफ तेलंगाना, अरे तेलंगाना कहाँ है सर, कभी नाम ही नहीं सुना लग रहा है, कहाँ है तेलंगाना, आसपास में तेलंगाना कहाँ है, ये रहा तेलंगाना, तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर क्या है सर, हैदराबाद, हाँ सर, हैदराबाद, ये रहा तेलंगाना, तेलंगाना स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आ जाता है सर, तो सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है, ये रहा। और पुष्पा मूवी यहीं पर बना है, पुष्पा, क्या नाम है पुष्पा का, हीरो का नाम क्या है, ऐसे करते हैं, फ्लावर समझे क्या, ऐसे करते हैं ना, वो डांस बुक बड़ा फेमस हुआ है पुष्पा का। तेलंगाना सर, तेलंगाना, तेलंगाना में बिजनेस है, क्या चीज का बिजनेस है, चलो देखते हैं।
शिवाजी ऑफ तेलंगाना इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट माने तेलंगाना के अंदर ही बिजनेस करना है, बाहर नहीं। किस चीज का बिजनेस करेंगे सर? टॉयज। अरे वाह, अच्छा चीज है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 22 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख आया कैलकुलेट करके। सिंस शिवाजी इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम तेलंगाना, he will not be eligible for higher threshold limit, क्योंकि शिवाजी making taxable supplies from Telangana, he will not be eligible for higher threshold limit available in case of exclusive supply of goods. The applicable threshold limit for registration for Shivaji in the given case is 20 lakh, thus he is liable to get registered under GST. Sir, ऐसा क्यों? सर इसको जानने के लिए मैं आपको पहले ही पढ़ा रहा था। हाँ सर, आप भूलते नहीं है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ भूलना नहीं है। यहाँ पर लिस्ट दिया था, स्पेशल कैटेगरी में 11 स्टेट है। देयर आर 11 स्टेट्स इन इंडिया जिसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। और स्पेशल कैटेगरी में जिसको रखा गया है उसके अंदर एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना। नॉर्थ ईस्टर्न में स्पेसिफिकली, सभी नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है सर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बाइफर्केशन है, ये जस्ट नाम से याद रखना पड़ेगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनका 10 लाख का लिमिट है। और बाकी के लिए जैसे ये भी स्पेशल में आता है, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना। तो तेलंगाना का लिमिट कितना है गुड्स एंड सर्विस का? 20 लाख। इसीलिए भले ही वो इंटरेस्टेड कर रहा हो, हेलो, भले ही वो इंटरेस्टेड कर रहा हो, 40 लाख तेलंगाना के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। 40 लाख तेलंगाना के लिए, पौंडीचेरी के लिए, उत्तराखंड के लिए, सिक्किम के लिए, मेघालय के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मैं तो आपको मैप दिखा रहा था। मैप क्यों दिखा रहा था? क्योंकि मैप से ना आपको इंडिया का आइडिया लग जाएगा। इसीलिए हमेशा इंडिया को समझो, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कंट्री। मैप हमेशा ना दिमाग में होना चाहिए। अगर मैप का इंडिया को समझने का आपको इच्छा हो जाए ना, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, तेलंगाना, ठीक है। और क्या था सर? हिमाचल था, उत्तराखंड था, तेलंगाना था। 20 लाख कैटेगरी में और कौन आता है? मेघालय आता है। मेघालय आता है और कौन आता है? यहाँ पर 5 स्टेट्स था, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, मेघालय आएगा, सिक्किम आएगा, ठीक है। ये रहा। अब पूरा एकदम जैसे बचपन में मैप पॉइंटिंग नहीं करते थे, ये आ गया अरुणाचल। सिक्किम है, ये रहा पश्चिम बंगाल के ठीक एकदम सर के ऊपर। और नीचे आ जाओ तमिलनाडु पे। तमिलनाडु पे आता है, मैंने तमिलनाडु के बगल में आता है पौंडीचेरी, नियर चेन्नई। नियर चेन्नई कहाँ है भाई? ये रहा चेन्नई के थोड़ा नीचे पौंडीचेरी, ठीक है। इसलिए मैप का विजुअलाइजेशन रहेगा ना, आपको याद भी रहेगा। ये हमने दिखाया आपको क्लास में भी, और आप भी थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते देखते रहो। ये याद रखने का तरीका बता दो, ठीक है। क्या पता आप कौन से स्टेट में जीएसटी ऑफिसर बनोगे, ठीक है, या फिर कहाँ कहाँ पर जाके आपका किस्मत खुलेगा। क्या है ना, जॉब ऑफर तो हर जगह में होता है, बट अपॉर्चुनिटी हर जगह में तो सबको ऑफर सेम टाइम पे नहीं मिलता है। कहाँ जाके आपको मौका मिलेगा क्या पता, तो नॉलेज रखना चाहिए। और ऐसे भी आप लोग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कोर्स कर रहे हो, आप लोग सिर्फ बॉर्डर में आपका नॉलेज सीमित नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आप अपना नॉलेज को बॉर्डर लेस बनाओ, ठीक है। ये बॉर्डर लेस पढ़ाई है। आप लोग कोई बॉर्डर के अंदर का पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। बंगाल के बाहर क्या है हमको नहीं पता, ठीक है। बिहार के बाहर क्या होता है हमको नहीं पता, ये ऐसा पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग। आप लोग ऐसा पढ़ाई कर रहे हो कि पूरा दुनिया भर का चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर बिजनेस पर्पस, एटलीस्ट फॉर बिजनेस पर्पस। सर तो हो गया ना सर, समझ में आ रहा है कि तेलंगाना में होने के बाद भी क्यों शिवाजी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ा? 40 लाख क्यों नहीं हुआ? इंटरेस्टेड कर रहे फिर भी क्यों नहीं हुआ? दैट इज द लिमिट, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड लिमिट बदल गया। In the above example, all other things remaining the same, Shivaji is exclusively engaged in supply of taxable service instead of toys. शिवाजी अगर टॉय की जगह सर्विस भी बेचता तब भी उनका लिमिट 20 लाख होता, तब भी शिवाजी को रजिस्टर्ड करना पड़ता जीएसटी में। अगर शिवाजी सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस होता तब भी उनका रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख होता। तो शिवाजी को हर केस में, शिवाजी को एवरी केस में, केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, हर केस में उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 22 लाख उनका लिमिट हुआ है। और उनका हर केस में लिमिट, एवरी इन ईच एंड एवरी केस उनका लिमिट 20 लाख। इन ईच एंड एवरी केस अभी तक उनका लिमिट 20 है। तो दैट इज द रीजन शिवाजी को इन ईच एंड एवरी केस रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। बट वही 22 लाख में पृथ्वीराज को आसाम में रह के
आसाम में रह के पृथ्वीराज को 22 लाख में रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा था, बिकॉज आसाम में सिर्फ गुड्स बेचने के लिए 40 लाख का टर्नओवर का लिमिट है। कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको ये कंफ्यूजन समझाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता, गवर्नमेंट चाहता है, ठीक है। और मैं तो बस एक जरिया हूँ सर, मैं तो आपको बस गवर्नमेंट जैसा चाहता है मैं आपको पैसा आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये जीएसटी गवर्नमेंट सीए इंस्टीट्यूट के थ्रू से, सीएम इंस्टीट्यूट के थ्रू से, सीएस इंस्टीट्यूट के थ्रू से आपको बताना चाहता है। और हम लोग ऐसे टीचर कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, बताने का, जानने का। जानो, इतना काम है और क्या। सर और बताओ। अरे बहुत है। अशोका ऑफ मणिपुर, सर अब मणिपुर चले हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ जाओगे बोलो, बस घूमते रहो। भारत भ्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? भारत भ्रमण हो जाएगा। ये रहा अपना प्यारा सा मणिपुर, ये रहा। देख रहे हैं सर? दिस इज नागालैंड, उसके ऊपर है। ये रहा मणिपुर। सर अब मणिपुर में क्या करेंगे सर? मणिपुर का भी लिमिट क्या है? 10 लाख है ना। ये लिमिट याद रखना है। ऑर्डर इस तरह से, इसे लंबा लंबा है, आई थिंक ऐसा है, इस तरह से त्रिपुरा के साथ इधर इधर ऐसे। जब भी हो, चलो आपको समझ में आ रहा है। नीचे त्रिपुरा है ऐसा। सर मणिपुर का क्या केस है? चलो, अशोका ऑफ मणिपुर इज एक्सक्लूसिवली engaged in the intrastate supply of paper। पेपर सप्लाई करता है। इस एग्रीगेटेड टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 12 लाख। टर्नओवर है 12 लाख का। अशोका इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम मणिपुर। अशोका टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, विच इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और उनका एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन का? सर 10 लाख, पहले ही मैं आपको बता दिया। उनका लिमिट है 10 लाख का, 12 लाख का कर रहा है तो रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। दस ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। देखो आपको कितना अच्छा जवाब मिल रहा है हर चीज का। बस आपको ये जो बीच का कंफ्यूज है ना, स्टेट टू स्टेट, बस इसका ध्यान रखना। इंडिया को जानो, बार बार बोल रहा हूँ, नो योर कंट्री, ठीक है। नो योर कंट्री, नो योर कंट्रीज रूल, ठीक है। ठीक है, भारत को पहचानो, काम बहुत इजी लगेगा, ठीक है। मैंने भारत का रूल्स रेगुलेशंस को जानो, ऐसे ही भारत को जानना जरूरी है हर चीज के लिए। इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजियन, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, इंडिया का इतिहास, ठीक है। जितना जानोगे ये सब बच्चा चीज हो जाएगा, सिंपल सिंपल। इफ इन द above example all other things remaining the same, अगर बाकी सब चीज सेम है और अशोका एक्सक्लूसिवली engaged in supply of taxable service instead of paper, ठीक है, कोई सर्विस बेचता पेपर की जगह, तो भी रजिस्ट्रेशन 10 लाख का है, तब भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। मैंने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टैक्सेबल सर्विस के केस में भी अगर वो सर्विस भी बेचता तो फिर भी 10 लाख का लिमिट है उनका, ठीक है। क्वेश्चन ऑलवेज वांट्स टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसा होता है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपका कंफ्यूजन तभी नहीं होगा जब आप पढ़ाई अच्छे से करो। अच्छा पढ़ाई मैंने एकदम फुल ऑफ कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई, एक एक चीज पढ़ो, एक एक चीज प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, मेरा नोट्स फॉलो करो, इंस्टीट्यूट का मैट फॉलो करो, जो करना है करो, लेकिन पढ़ो। तो देखना कोई भी बात आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। राघव ऑफ आसाम, सर आसाम का राघव एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। टर्नओवर कर रहा है 28 लाख। इट हैज अनदर शोरूम इन त्रिपुरा। इसका और एक शोरूम है सर, कहाँ है? सर बोल रहे त्रिपुरा। कहाँ शोरूम है? त्रिपुरा में शोरूम है। तो राघव ऐसे तो है आसाम से, ठीक है, ऐसे तो है आसाम से, आपको पता नहीं होगा शायद, एक टाइम पे ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश पीरियड के बाद भी ये मणिपुर, नागालैंड, ये सब बाद में बना है। पहले ये सभी स्टेट ना आसाम के अंदर ही आता था। दिस ऑल स्टेट्स, इवन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, ये सब स्टेट ना आसाम के अंदर ही आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। त्रिपुरा, त्रिपुरा भी बाद में बना है। इसका इतिहास है, ये पूरा आसाम, मैंने पूरा को आसाम ही माना जाता है। आज भी कुछ भी होता है आसाम से ही पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन हाँ, अभी सबका अलग अलग एक पहचान बना है, स्टेट है, सबका अलग अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का सिचुएशन अलग है, जो भी हो। ये जो अभी जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं उसका बिजनेस आसाम में है, और उसका एक ब्रांच त्रिपुरा में है, ठीक है। ये रहा त्रिपुरा, ये रहा
आसाम, ठीक है। ये रहा त्रिपुरा, ये रहा आसाम। तो स्टेट बदल रहा है ना सर, स्टेट बदल रहा है। तो आपको यहाँ पर बात समझना पड़ेगा, राघव क्या कर रहे हैं सर, रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है। राघव रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है, और रेडीमेड गारमेंट्स जो बेचता है उसका एक शोरूम है उसका आसाम में, जहां पर वो टर्नओवर कर रहा है 28 लाख का। उसका एक दूसरा शोरूम है त्रिपुरा में, जहां पर उसका टर्नओवर है 11 लाख का। सर यहाँ पर केस थोड़ा समझना पड़ेगा। सिंस राघव इज एंगेज इन सप्लाइंग गारमेंट्स फ्रॉम ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, as per section 22, the applicable threshold limit for him gets reduced to 10 lakh। क्योंकि त्रिपुरा जो है सर, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, तो उन स्पेशल कैटेगरी के केस में 10 लाख लिमिट है सर रजिस्ट्रेशन करने का। तो एप्लीकेबल लिमिट 10 लाख की जगह वो 11 लाख टर्नओवर कर रहा है। तो राघव तो त्रिपुरा में रजिस्टर्ड करना उनका मैंडेटरी हो गया। Further, Raghav is liable to get registered under GST in both Assam and Tripura on his aggregate turnover crossing the threshold limit of 10 lakh। कहने का मतलब इतना है कि राघव जो जो कि ऑलरेडी आसाम में एक 28 लाख का टर्नओवर करके शोरूम चलाता है। ऐसे तो आसाम में जो इंट्रास्टेट बिजनेस होता है उसमें लिमिट है गुड्स के लिए 40 लाख, बट राघव त्रिपुरा में एक 11 लाख का टर्नओवर कर रहा है। कितने का टर्नओवर कर रहा है सर, 11 लाख का। त्रिपुरा में तो ऐसे ही 10 लाख में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एज पर सेक्शन 22, ठीक है। एज पर सेक्शन 22 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में तो 10 लाख क्रॉस करने से ही रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि उसका लिमिट क्रॉस कर जाता है 10 लाख का। तो फर्दर कहता है कि राघव इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन बोथ आसाम एंड त्रिपुरा ऑन हिज एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख, क्योंकि उसका 10 लाख का जो लिमिट है त्रिपुरा में वो क्रॉस कर जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो त्रिपुरा में एक स्टेट में क्रॉस करेगा तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मास्टर है ना। भले ही आसाम में नहीं कर रहा, त्रिपुरा में तो कर रहा है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो उसको करना ही पड़ेगा। बात समझ में आया सर? हेलो, ये बुझते पारछे सबाई? मानो इसका आगरतला में दुकान है, इसमें वो 11 लाख का टर्नओवर कर रहा है। इसका आसाम में गुवाहाटी में भी दुकान है, 28 लाख का टर्नओवर है। आसाम का रूल कहते हैं कि जब तक 40 लाख नहीं होगा आप रजिस्ट्रेशन ना भी करोगे तो चलेगा गुड्स के केस में, इन केस ऑफ गुड सप्लाई। लेकिन क्योंकि वो त्रिपुरा में भी है और त्रिपुरा में 10 लाख क्रॉस करने से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सेक्शन 22 के तहत, तो बंदा तो वही है। तो अगर त्रिपुरा के लिए उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ा। अब आसाम में हो या त्रिपुरा में, बंदा रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा उसको। हाँ सर, समझेगी नहीं? बोलो, कोई सर, कोई डाउट? किसी के मन में कोई डाउट है तो बोलो। সবাই বুঝতে পারছে তো? हाँ, नील, मोनिका, शमन्विता, प्रिया, शालिनी, यस सर। रिचर्ड। ओके सर, है सर। यही सब छोटा छोटा बात है, बस समझते हुए चलना है। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के डेट में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिलीव तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है, कि जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जीएसटी के लिए पागल है, ठीक है, इतना समझो, क्योंकि देश को पैसा चाहिए और जीएसटी है पैसा का समंदर। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जीएसटी से ही होता है, बहुत बड़ा अमाउंट, 16-17% ऑफ द इंडियन रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी से होता है। और समझ रहे हो सर? गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्शंस को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन रूल्स को तो ठीक रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए प्रोफेशनल सीए आप लोग अपना रोल प्ले समझो कि कितना बड़ा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को किसी भी तरह से चाहिए भी, और आप लोगों को भी करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट उधर से प्रेशर क्रिएट करेगा, बंदा आपके पास आएगा, भागा भागा आएगा कि भाई मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करो, मेरा जीएसटी फाइलिंग करो, ठीक है, मेरा मंथली फाइलिंग होगा तो मेरा क्वार्टरली फाइलिंग होगा, ठीक है, मुझे कितना जीएसटी देना है, मेरा अकाउंट कौन मेंटेन करेगा। तो इट्स अ ह्यूज टास्क, ठीक है।
और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क है। नहीं करेगा तो बिजनेसमैन पे पेनल्टी लगता है, बिजनेसमैन को लोन नहीं मिलता है, हजारों समस्या है बिजनेसमैन का। तो वो अगर ये सब नहीं करेगा तो फिर देश का भी तो गड़बड़ है, देश को भी एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है ना, क्योंकि देश को भी तो पैसा चाहिए ना देश चलाने के लिए। तो यार एक मैंने बेसिकली एक मिली जुली बातें हैं सर। मैंने बोलते हैं ना हम सब एक दूसरे का परिपूरक है। परिपूरक मैंने देश चला रहे प्रधानमंत्री, ठीक है। अब प्रधानमंत्री इतना बड़ा देश अकेला नहीं चला सकता, हम सब देश चलाने में उनका सहकारी है। सहकारी माने ऐसा नहीं कि मतलब सहायक, सहायक माने क्या, प्रधानमंत्री अकेला देश नहीं चला रहा है, इस देश को चलाने के पीछे हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम लोग अपना बात करें तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए लॉयर, ठीक है, एज ए जीएसटी प्रोफेशनल्स, सबका काम है। सब मिलके सहायता करते हैं तब जाके देश चलता है। ठीक है, आज मोदी जी कश्मीर को सुंदर बना रहा है, कश्मीर को इतना आजाद एक जगह बना रहा है, ठीक है। एक मैंने जो इंडिया का इंटीग्रल ऑलवेज था उसको मतलब आज दुनिया के सामने कंप्लीट कर रहा है। इसके लिए पैसा नहीं लगता, इतना मिलिट्री फौज बनाने के लिए पैसा नहीं लगता। इंडियन ट्रैवलिंग टूरिज्म में कश्मीर का इंटरनेशनल एक्सपोजर, G20 जैसे चीज करना, ये इसके लिए पैसा नहीं लगता, काफी पैसा लगता है। सबसे बड़ा बात है कि इंडिया का जो झंडा है दुनिया भर में लहरा रहा है, ठीक है, और उसके लिए पैसा का भी जरूरत है, प्लान का भी जरूरत है, और सही एग्जीक्यूशन का भी जरूरत है। ये जो आज हम लोग दुनिया भर में जहां भी जाते हैं ना, बिलीव नहीं करोगे, इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इंडिया का वीजा का रैंकिंग। आपको पता है वीजा रैंकिंग क्या होता है? किसी को नॉलेज है वीजा रैंकिंग क्या होता है? हाँ सर, इकोनॉमी के साथ वीजा रैंकिंग का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। एनी और किसी को आइडिया है? ठीक है, मैंने बेसिकली पासपोर्ट इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया का रैंकिंग अभी 80th पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो इसमें और भी डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें पासपोर्ट इंडेक्स में जिस कंट्री का जितना हाई रैंकिंग होता है, ठीक है, माने आप समझो कि दुनिया का हर देश आपको बहुत ही टॉप लेवल सोचता है, ठीक है। और इसका मतलब आपका सिक्योरिटी, आपके बारे में दुनिया का ख्याल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वीजा फ्री डेस्टिनेशन, पासपोर्ट इशूइंग कंट्री, ठीक है, देख सकते हो रैंकिंग, देखो सिंगापुर का 1 नंबर में चल रहा है, जो 2 नंबर में देखो, 3 नंबर में देखो, इंडिया कहाँ है भाई? 80 में दिखा रहा था। इससे बेहतर है, अभी ये अपडेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, यानी बेसिकली इकोनॉमी डेवलप होता है ना। इंडिया कहाँ गया सर, दिख नहीं रहा है मुझे। 84, 84, ठीक है। देखो ये देखो, जो 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 कंट्रीज लास्ट में आता है जैसे अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, ठीक है, इवन पाकिस्तान भी काफी पीछे आता है सर। यानी जहां पर झमेला है, जहां पर प्रॉब्लम है, तो उसका रैंकिंग गिर जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। इकोनॉमी डेवलपमेंट के साथ साथ आज इंडिया का झंडा लहरा रहा है। पैसा चाहिए सर, ऐसे ही नहीं झंडा लहराता। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऐसे नहीं बन जाता है। चलो ठीक है, बीच बीच में थोड़ा मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, है ना सर। हम लोग भी नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, हाँ सर, हर कोई नेशन बिल्डिंग कर रहा है, ऐसा थोड़ी है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर द प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। ध्यान से सुनो, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस from where taxable supply takes place. The supplier is required to obtain registration with respect to his each place of business in India from where the taxable supply has been made. However, a supplier is not liable to obtain registration in a state from where he makes an exempt or non-taxable supply. Point to be noted. It is pertinent to note that from that supplier are required to obtain registration only in the states from where taxable supply is made and not where taxable supply is made. It may be noted that if goods and services are supplied in different states, GST registration is not required in each and such states. सर कहना क्या चाहते हो? सर मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको अगले एग्जाम्पल में पता लग जाएगा। मिस्टर एक्स हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, मिस्टर एक्स का दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है। वो क्या करता है सर? गुड्स इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट गुड्स विच आर लैंडेड इन मुंबई। सर एक्चुअली क्या है इसमें, ये देखो फिर से आपको इंडिया समझना पड़ेगा। मैं बार बार इसीलिए बहुत चिल्लाता रहता हूँ कि इंडिया को समझो, इंडिया को समझो।
बंदा दिल्ली से गुड्स इंपोर्ट करेगा तो दिल्ली में तो समुंदर नहीं है क्या दिल्ली में समुंदर? अरे दिल्ली में कहाँ है समुंदर? दिल्ली तो एकदम सूखा एरिया है, ठीक है। सो दिल्ली में आपका बिजनेस है, आप दिल्ली में बैठ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, तो आपका नियरेस्ट पोर्ट क्या होगा? मुंबई पोर्ट हो सकता है या गुजरात के कोई पोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया मुंबई। तो कोई बाहर की कंट्री से समुद्र के जहाज करके बंदा, जो दिल्ली वाला बंदा है ना, दिल्ली वाला बंदे का गुड्स आ रहा है समुद्र के थ्रू से, ठीक है। समुद्र के थ्रू से ये गुड्स आ रहा है, ठीक है। चलो, बहती जाए, पहुंच गया मुंबई। पहुंच गया मुंबई, फिर मुंबई से ये जाएगा दिल्ली। अब मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दिल्ली कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दिल्ली कहाँ पड़ता है? ना दिल्ली में पड़ता है। मुंबई कहाँ पड़ता है? ना महाराष्ट्र में पड़ता है। समझ रहे हो सर बात को? समझ, ठीक है। दिल्ली इज इन दिल्ली, बट मुंबई इज इन महाराष्ट्र। स्टेट अलग हो गया, दिल्ली इज इन यूनियन टेरिटरी। ना क्वेश्चन इज दैट। तो बंदा दिल्ली में है, गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से मंगवा रहा है, फॉरेन कंट्री से लैंडेड कर रहा है मुंबई सी पोर्ट। मिस्टर एक्स एंटर इनटू ए सेल्स एग्रीमेंट विद मिस्टर वाई लोकेटेड इन मुंबई टू डायरेक्टली सेल द गुड्स फ्रॉम मुंबई पोर्ट। और वो क्या कर रहा है? गुड्स को मुंबई से दिल्ली नहीं लेके आएगा, उसका एक बंदा है, एजेंट है, ठीक है, जो मिस्टर वाई के बिहाफ, एक्स के बिहाफ में, वाई, मिस्टर वाई जो है वो मुंबई में रहता है, ठीक है, एजेंट है। उसको बोल रहे कि भाई तुम एक काम करो, तुम गुड्स को दिल्ली मत लेके आओ, तुम मुंबई से इसको कोलकाता भेज दो। So in this case, Mr. X is not required to obtain registration in Mumbai as he has no establishment in Mumbai. उसका मुंबई में कोई बिजनेस है ही नहीं, तो मुंबई पोर्ट से वो डायरेक्ट कोलकाता पोर्ट में भेजेगा। इसके लिए उसको मुंबई में भी रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, उसका दिल्ली रजिस्ट्रेशन से ही हो जाएगा। उसका दिल्ली रजिस्ट्रेशन से बात हो जाएगी। तो ये तो थोड़ा बहुत बनता है ना रे बाबा, ये तो थोड़ा बहुत बनता है, नहीं तो हर जगह में बंदा रजिस्ट्रेशन करते करते हर स्टेट का पागल हो जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर रूल में कहना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर ए प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि भाई टैक्सेबल सप्लाई दिल्ली से हो रहा है, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई दिल्ली से हो रहा है, इसीलिए ये बात कहा। अब देखो, अब लॉ को पढ़ो। Supplier is required to obtain registration with respect to his each place of business in India from where a taxable supply has been made. However, a supplier is not liable to obtain registration in a state from where he makes an exempt or non-taxable supply. It is pertinent to note that here that a supplier is required to obtain registration only in the states from where taxable supply is made and not where taxable supply is. It may be noted if goods and services are supplied in different states, GST registration is not required in each such states. हर स्टेट से जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको मैं दिल्ली और बॉम्बे का कहानी बताया, ठीक है, बंदा दिल्ली का है, इंपोर्ट कर रहा है, दिल्ली में बैठ के गुड्स आ रहा है मुंबई में, ठीक है, उसका एजेंट मुंबई में बैठा हुआ है और मुंबई से ही गुड्स दूसरे स्टेट में चले जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई में अलग से रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत है, ठीक है। आगे और भी देखो, खेल और भी क्लियर हो जाएगा। और एक बात, further the threshold limit of a person having places of business in more than one state। अगर किसी का एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस है, होते हो ही सकता है, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में बिजनेस है, यूनियन टेरिटरी में यूटीज, ठीक है, तब उसका लिमिट ना 10 लाख हो जाता है। अगर आपका एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस है तो इट गेट्स रिड्यूस टू, उसका लिमिट गिर के 10 लाख हो जाएगा। ओनली व्हेन सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ फ्रॉम एनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22। इसीलिए पहले वाला केस में 10 लाख त्रिपुरा में क्रॉस करते ही, असम में भले ही नहीं क्रॉस किया तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ा दोनों स्टेट। However, in case of makes exempted non-taxable supply from a special category state and taxable supply from a state other than special category state, threshold limit shall not be so reduced। समझाता हूँ क्या है ना, ये जितना मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। मैंने हर पॉइंट के बीच बीच में एक दूसरा पॉइंट घुसा दिया है, ठीक है। एक बार हाँ बोलता है, फिर 2 मिनट बाद ना बोलता है, और आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज, और मेरे को हो जाता है कष्ट। किस बात का? आपको फिर से इस चीज को समझाना। चलो, थोड़ा कष्ट मैं झेलता हूँ, आप भी थोड़ा कष्ट झेल लो। सर इसको कष्ट क्यों बोल रहे हो? हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सर तब मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। उदय एंटरप्राइज engaged in the supply of taxable goods in महाराष्ट्र, बढ़िया है, ठीक है। एक
एक स्टडी आया, कहते हैं कि इंडिया में सबसे खुशहाल स्टेट है महाराष्ट्र। इकोनॉमी बड़ा स्ट्रांग है महाराष्ट्र का, बहुत बड़ा स्टेट है। उदय एंटरप्राइज इंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र। इट आल्सो सप्लाई अल्कोहलिक लिकर। सर अल्कोहलिक लिकर, हाँ सर, दारू। ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन। जो पीता है वो खुश हो जाएगा, जो नहीं पीता है उसको भी खुश हो जाना चाहिए पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो उदय एंटरप्राइज engaged in supply of taxable goods in Maharashtra. It also supplies alcoholic liquor for human consumption from Nagaland. कहाँ से करते हैं? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड से करते हैं। अच्छा, its turnover in the current financial year is 34 lakh in Maharashtra. महाराष्ट्र में इनका टर्नओवर है 34 लाख, एंड नागालैंड में इनका टर्नओवर है 11 लाख। बात को समझे। उदय एंटरप्राइज exclusively engaged in making taxable supplies of goods from Maharashtra. The applicable threshold limit for obtaining registration is 40 lakh. महाराष्ट्र में वो बंदा गुड्स का जो सप्लाई करता है उसका लिमिट क्या है? 40 लाख। वी नो दैट, है ना, बिकॉज महाराष्ट्र एक नॉर्मल स्टेट में आता है, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है इसका, ठीक है। तो 40 लाख, लेकिन नागालैंड तो स्पेशल कैटेगरी में है। नागालैंड का लिमिट तो 10 लाख के अंदर आता है रे बाबा। हाँ, ये रहा अपना नागा भाई लोगों का जगह, और ये रहा हमारा जय जय महाराष्ट्र माता, ऐसे बोलते हैं हमारा मराठी लोग। महाराष्ट्र को माता की तरफ बोलते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय, ऐसे वो लोग बोलते हैं जय जय महाराष्ट्र माता। तो ऐसे ये हो गया हमारा नागा भाई, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र माता। तो महाराष्ट्र माता में 40 लाख का लिमिट है सर, ठीक है। और नागालैंड भाई लोगों का क्या है? नागालैंड भाई लोगों का कितना है? 10 लाख का लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका 10 लाख क्रॉस कर गया। कितना हुआ सर देखो, 10 लाख क्रॉस कर गया। महाराष्ट्र में तो 34 लाख का है, मैंने बना है, लिमिट है 40 का। नागालैंड में लिमिट है 10 लाख का, बन गया 11 लाख का। बट यहाँ पर एक केस है, यहाँ पर एक केस है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। केस क्या है? केस ये है सर, उदय एंटरप्राइज engaged in making taxable supply goods in Maharashtra. Applicable limit वहां पर 40 लाख का है, लेकिन threshold limit will not be reduced to 10 lakh in the case as the supply of alcoholic liquor for human consumption from Nagaland are non taxable supply. ये नॉन टैक्सेबल है, माने एक्चुअली ये जो जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मौत, ओके, मौदेर दुकान या फिर अल्कोहल। देखो मौत बोलने से कितना लोग सोच रहे हैं सर ये तो गंदा बात है, अल्कोहल बोलने से क्या गंदा बात अच्छा हो जाता है? क्या अच्छा है इसमें? मुझे तो कभी कभी अजीब लगता है। मैंने हिंदी या देसी भाषा में किसी को कुछ बोलो वो गाली हो जाएगा, इंग्लिश में बोलो तो शुद्ध हो जाता है। माने ये हमारे देश का लोगों का कल्चर बन चुका है आजकल, इंग्लिश में बोलने से वो शब्द अच्छा हो, हिंदी या बंगाली बोलने से एकदम गंदा लगता है। जो भी हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिलहाल ज्यादा ना समझे, इतना समझे कि अल्कोहलिक लिकर जो है ना उसमें जीएसटी नहीं लगता है, उसमें स्टेट वैट लगता है, ठीक है। इसीलिए अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं है, नॉन टैक्सेबल, इसलिए बोला गया नॉन टैक्सेबल। अब इसको ना काफी लोग उल्टा सोच लेगा। उल्टा माने वो सोचेगा कि दारू में टैक्स नहीं है, पर बात ऐसा नहीं है। दारू में टैक्स है, टैक्स ऑन अल्कोहल इन वेस्ट बंगाल या इंडिया। वेस्ट बंगाल में देख लो पहले, 30% है। लीकर में टैक्स बता रहा है 30%, हाई टैक्स लगता है इसमें, ठीक है। वैट है बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट मेनली कलेक्ट करता है। ये देखो सर, दिल्ली में भी अच्छा खासा टैक्स लगाते हैं, दिल्ली में भी हर स्टेट में टैक्स लगता है। ये देखो, द लीकर ट्रेड 25% से 40% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये जो लीकर है ना, दारू का दुकान, इसलिए इतना चलता है क्योंकि दारू के दुकान से स्टेट गवर्नमेंट का काफी अच्छा खासा, स्टेट गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाता है, स्टेट गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाता है उसका 25% से बढ़ के, 25% से लेके 40% रेवेन्यू सिर्फ दारू बेच के कमाता है स्टेट गवर्नमेंट। सर क्या बोल रहे हो? सुन के तो हार्ट अटैक आ जाएगा। सर हार्ट अटैक आए या जो भी आए पता नहीं, आप समझो।
अकॉर्डिंग टू ISWAI, इंडियन अल्कोहलिक इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एम्प्लॉय 1.5 मिलियन पीपल, जिसका मार्केट साइज है 55 बिलियन का। ठीक है, अब इसमें ज्यादा ना ही बताएं। ठीक है, 30% टैक्स मिलता है उसमें, जो भी दाम होता है अल्कोहल का, फिर उसका रेवेन्यू पूरा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। समझ रहे हो? ऐसा हर स्टेट का अपना डिटेल से, मैं इकोनॉमिक टाइम से आपको डेटा सुना है, ये डेटा मैं आपको इकोनॉमिक टाइम से सुना है। ये कब का डेटा है? 2020 का, 22 का, 2022 का न्यूज़ है, ये रिपोर्ट है। तो जस्ट फॉर नॉलेज आपको मैं थोड़ा दिखा दिया कि भाई कितना टैक्स लगता है, नहीं तो आपके मन में चलेगा ना कि सर, इसका मतलब ये नहीं कि लिकर पे टैक्स नहीं है। ओके, लिकर पे टैक्स है, लेकिन वो जीएसटी से बाहर। तो जो जीएसटी से बाहर होगा उसे हम लोग नॉन टैक्सेबल, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो जीएसटी से बाहर होगा उसे हम नॉन टैक्सेबल बोलेंगे। ओके, अच्छा, इन द गिवन केस, since aggregate turnover of Uday Enterprise exceeds the applicable threshold limit of 40 lakh, अब दोनों का मिला लो, इधर 34 इधर 11, दोनों का मिला लेने से, अगर आप दोनों को क्या करते हो, मिला लेने में मतलब मार्ज कर देते हो, तो आपका लिमिट 40 लाख क्रॉस कर जाएगा। आपका लिमिट 40 लाख क्रॉस कर जाएगा ना। तो in the given case, since aggregate turnover of Uday Enterprise exceeds the applicable threshold limit of 40 lakh, it is liable to obtain registrations. It will obtain registration in Maharashtra, but it is not required to obtain registration in Nagaland, as he is not making any taxable supplies from the said states. Sir, बात को समझे। मैं फिर से एक बार आपको दोहराऊंगा वो वाला बात, कौन सा बात जो हम लोग लास्ट दिन सीखे थे। क्या सीखा था सर लास्ट दिन? एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना। एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट होता है तो टैक्सेबल सप्लाई का भी होता है, जो नॉर्मली होना चाहिए, एग्जिम प्रोडक्ट का भी होता है, एक्सपोर्ट का भी होता है, इंटरस्टेट सप्लाई का भी होता है। सब मिला जुला के होता है, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट नहीं लिया जाता, और जो आरसीएम होता है, मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो अमाउंट है वो काउंट नहीं होता है। बाकी टैक्सेबल प्रोडक्ट, नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट, मैंने एग्जाम प्रोडक्ट, सभी मिला जुला के टर्नओवर कैलकुलेशन होता है। नाउ इन आवर करेंट एग्जांपल, जो एग्जांपल हम लोग अभी अभी पढ़ा, इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा, इस सिचुएशंस में बंदा महाराष्ट्र और नागालैंड दोनों जगह में बिजनेस करता है ना? क्या नाम था? उदय ना? उदय जी। उदय जी महाराष्ट्र में भी दुकान चलाते हैं टैक्सेबल गुड्स का, और नागालैंड में भी दुकान चलाते हैं, पर वहां पर नॉन टैक्सेबल गुड्स का, माने नागालैंड में वो अल्कोहलिक लिकर का काम करते हैं, और अल्कोहलिक लिकर टैक्सेबल जीएसटी के अंदर ही नहीं है। टैक्सेबल, टैक्सेबल है पर जीएसटी में नहीं है, इसीलिए नॉन टैक्सेबल बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं, इसलिए जीएसटी लॉ के अंदर इसको अल्कोहलिक लिकर को रखा नहीं गया। ठीक है, क्योंकि ये जीएसटी अल्कोहलिक लिकर से जितना टैक्स आता है वो स्टेट को मिलता है। नाउ पॉइंट इज दैट, अब आप बोलोगे तब तो सर सिचुएशन क्या हो रहा है, आपको रूल पूरा समझना पड़ेगा सर। वरना महाराष्ट्र में अगर देखो, तो ये 40 लाख का तक लिमिट है गुड्स का, कि अगर आप 40 लाख तक का टर्नओवर कर लेते हो तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। बात जब आता है नागालैंड का, तो 10 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पर यहाँ एक चीज समझो, नागालैंड में वो क्या चीज बेच रहा है? नॉन टैक्सेबल अल्कोहल बेच रहा है। अल्कोहल पे स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स होता है। महाराष्ट्र में अल्कोहल नहीं बेचता। इधर वो कितने का बेच रहा है? 11 लाख का। तो अच्छा, इधर कितने का बेच रहा है महाराष्ट्र में? 34 लाख का। इधर 34 और इधर 11 नॉन टैक्सेबल है। कुल मिला के 34 प्लस 11 उसका क्या हो जाता है? 45। तो इसमें सिचुएशन ये है सर, जो उदय जी हैं, ये जो बंदा है उदय, मिस्टर उदय, ये नागालैंड में नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट का सप्लाई करता है, तो नागालैंड में रजिस्ट्रेशन नेसेसिटी नहीं है। नागालैंड में रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन नागालैंड। ठीक है, बट ही इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। अब आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में तो 34 है। सर एग्रीगेट टर्नओवर रे बाबा, एग्रीगेट टर्न, उस बंदे का एग्रीगेट टर्नओवर महाराष्ट्र एज वेल एज नागालैंड दोनों मिला के 40 क्रॉस कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में 45 लाख है। इसीलिए वो महाराष्ट्र में रजिस्टर करने के लिए लायबल है, पर नॉट इन नागालैंड। नागालैंड में तो वो नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है ना, इसी, अगर नागालैंड में भी टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करता तो वहां पर भी उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। ये है कहानी। बोलो सर, कहानी में दम है?
एनी डाउट सर, मन में सवाल है तो कर लो, क्या पता कल हो ना हो। हाँ सर। अरे ये लोग कुछ बोलेगा कि मेरे को ही बार बार पूछना पड़ेगा? अरे कह दो सर, समझ में आया? यस सर। ओके नील, ओके कनिका, प्रिया, शालिनी, है ऋषभ, सर। हो जाए अच्छे तो। Thank you। अच्छा, आगे का और सिचुएशन देखते हैं। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। सर अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो ना, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। बिजनेस ट्रांसफर, वेयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और एनी अदर पर्सन। सक्सेशन माने बिजनेस पहले किसी और के नाम पे था, अभी मैं ले रहा हूँ, तो ये सक्सेशन में मुझे मिल जाएगा। माने मेरे पापा के नाम पे था, मुझे मिल रहा है, तो पहले पापा के नाम पे था तो अभी मेरे को मिल रहा है, तो नाम चेंज हो जाएगा ना, पहले पापा का बिजनेस तब मेरा हो जाएगा। तो वेयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन या फिर किसी दूसरे इंसान से, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर टू अनदर पर्सन एज ए गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफर और सक्सेसर। ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जिसको ट्रांसफर हो रहा है, और सक्सेशन, सक्सेशन में जिसको मिल रहा है। सक्सेशन माने आप हो सक्सेसर, अगर आप किसी और का पापा का बिजनेस आपको मिल रहा है तो आप सक्सेसर हो, है ना। ट्रांसफर आपको ट्रांसफर करता है, आप ट्रांसफर हो, तो आपको करना पड़ेगा जी ट्रांसफरी के नाम पे या सक्सेसर के नाम पे रजिस्ट्रेशन इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। Where the business is transferred pursuant to sanction of scheme or arrangement of amalgamations। amalgamation माने जब दो बिजनेस मार्ज होता है, ठीक है, जैसे रिसेंटली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मार्ज हो गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या फिर वोडाफोन आइडिया, जब दो इंस्टीट्यूशन मार्च करता है। कभी कभी दो इंस्टीट्यूशन डीमार्ज भी होता है, जैसे रिलायंस, रिसेंटली रिलायंस और रिलायंस का एक बिजनेस है जियो फाइनेंशियल बोल के, तो वो पहले जियो फाइनेंशियल के अंदर था, ठीक है, अब रिलायंस से अलग हो गया, वो अलग एंटिटी बन गया जियो फाइनेंशियल, तो डीमार्ट भी हो सकता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जब दो बिजनेस, ठीक है, जब दो बिजनेस मार्ज करता है या अमलगमेट करता है या अलग होता है, तो बिजनेस का एंटिटी कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी उसका अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जिस दिन से उनका बिजनेस का नाम या पहचान बदल रहा है उस दिन से, ठीक है, वही बात बात करना। द ट्रांसफर इज टू बी रजिस्टर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। आरओसी जिस दिन बोल देगा भाई ये बिजनेस अभी इस नाम से जाना जाएगा, तो उस पर्टिकुलर डेट से ही आपका और इफेक्ट आ जाएगा कि आपको इमीडिएट इफेक्ट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को चेंज कर लेना चाहिए। माने क्योंकि पहले दूसरे नाम पे था, पहले वोडाफोन का और आइडिया का दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन था, अब दोनों एक हो गया, ठीक है, वो भी हो गया, तो भी का एक अलग एंटिटी हो गया, अलग पहचान हो गया, तो जब पहचान अलग है तो फिर रजिस्ट्रेशन भी अलग होना चाहिए। तो चाहे कंपनी हो जाए, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस हो जाए, है ना, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो जाए, चाहे दो कंपनी एक हो जाए, सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है। सो वट एवर बी दी सिचुएशंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। सर ये एक सिचुएशन था। सर और भी सिचुएशन है क्या? अरे सिचुएशन ही सिचुएशन, खत्म नहीं है सिचुएशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सर ये क्या है? सेक्शन 24। सर सेक्शन 24 ना कुछ कंपलसरी सिचुएशंस के बारे में बात करता है। माने कंपलसरी माने क्या होता है? सर कंपलसरी माने बाध्य करना। क्या करना सर? बाध्य करना। सर ये हिंदी है क्या? हाँ सर संस्कृत है, बाध्य, ठीक है। सर आप कहाँ कहाँ से जोड़ते हो? बांग्लादेश को बाध्य ही बोली आपने। कि भाई भाषा थोड़ी ना, सर संस्कृत से मिल जाता है। Compulsory registration in certain cases, as we have seen above, that supplier is liable to be registered under GST in the state or in entity from where he makes the taxable supply of goods or service only. If his aggregate turnover in the financial year exceeds the applicable threshold limit. इतने दिन से हम लोग क्या पढ़े सर? इतने दिन से या इतने समय से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग ये बात बार बार कर रहे हैं कि अगर मेरा बिजनेस का टर्नओवर इन सम केसेस 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 40 लाख क्रॉस करे तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टर्नओवर मैटर नहीं करता, 10 लाख हो या 20 लाख, 40 लाख हो या 50 लाख, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सर ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जो ये सारे टर्नओवर लिमिट को ही इग्नोर कर देता है? देखो, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई,
कैटेगरी ऑफ पर्सन रिक्वायरिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी हैव बीन enlisted below. ठीक है, नॉर्मली देयर इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. देयर आर बेसिकली 11 सिचुएशन, 11 सिचुएशंस है, याद रखना. ठीक है, देयर आर 11 सिचुएशन जब आपको एज ए बिजनेसमैन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, भले ही टर्नओवर हो या ना. टर्नओवर 10 लाख मैच नहीं करेगा, 20 लाख भी मैच नहीं करेगा, या फिर 40 लाख भी मैच नहीं करेगा. ऐसे कौन से लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इनके बारे में आपको पता करना है. ऐसा कौन से लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, यू हैव टू नो देम. जानो, बस पहचानो. ये हो गया पहचान कौन. ये बचपन में एक कॉमेडी होता था हिंदी, एक स्टार क्लास में होता था उसका. एक नाम था कि पहचान कौन, तो वही याद आ गया. तो दिस इज लाइक अ पहचान कौन, लाइक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसके लिए ये एप्लीकेबल हो जाते हैं. तो पहला बात है सर, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई. इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई माने आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल है, पहला बात तो ये है. सेकेंडली, आप स्टेट बदल के काम कर रहे हो, माने आपका प्रोडक्ट बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से उड़ीसा, उड़ीसा से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मैंने स्टेट से स्टेट आपका बिजनेस घूम रहा है सर. झारखंड जाओ, झारखंड से पटना जाओ, पटना से लखनऊ जाओ, लखनऊ से अहमदाबाद जाओ, सूरत जाओ, मुंबई जाओ, बेंगलुरु जाओ. कर क्या रहे हो सर, अरे पूरा भारत घूम रहे हैं. ठीक है, माने इंटर स्टेट हो रहा है. ठीक है, जब इंटर लिंक्ड हो जाते हैं देश तो उसे इंटर स्टेट हो जाता है. तो इंटर स्टेट जब आपका बिजनेस हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. अब थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, नॉर्मली क्या होता है 20 लाख का लिमिट है. ठीक है, या फिर 10 लाख का लिमिट है, इज अवेलेबल इन ईच केस ऑफ स्टेट. बट अगर आप इंटर स्टेट हो, ठीक है, तो नहीं करना है. तो ये बता रहा है is available in case of interstate supply of taxable services and of notified handicraft goods. अच्छा, यहाँ पर एक बात है सर, देखो सर, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन घुसा देता है. जो बंदा जो बंदा टैक्सेबल सर्विस करता है, इंटरस्टेट करता है, स्टेट बदल बदल के अपना बिजनेस कर सकता है. बदल बदल के इन द सेंस अपना प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बात कहा है. थ्रेशोल्ड लिमिट नॉर्मली 20 लाख है. अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो, लाइक मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब जगह में हो, तो 10 लाख का. ठीक है, यू नो दैट इज अवेलेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई. लिमिट 20 लाख का है, लिमिट 20 लाख का है. एंड ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड के केस में भी 20 लाख का है. तो बेसिकली अगर आप 20 लाख क्रॉस कर जाते हो और अगर आपका इंटरेस्ट रेट होता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. अगर आप 20 लाख क्रॉस कर जाते हो और अगर आप नोट मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने इंटरेस्ट रेट भी कर रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा. यही बात कर रहे हैं सर. और कौन है सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसे सीटीपी कहते हैं. क्या कहते हैं सर, सीटीपी. थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, नॉर्मली लिमिट है 20 लाख का. 10 लाख ऐसे स्टेट्स के लिए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ऐसे स्टेट्स के लिए. Is available in case of CTP who is making interstate taxable supply of notified handicrafted goods and availing the benefit of exemption from registration as mentioned in point 1, जो आपको मैं बता रहा था. बट यहाँ पर सीटीपी के बारे में क्या बता रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, माने उनको सीटीपी उन्हें कहते हैं जो नॉर्मली रेगुलर बिजनेस नहीं करते. ठीक है, उन्हें सीटीपी कहते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. उनका लिमिट भी 20 लाख का है, नॉर्मल स्टेट के लिए 10 लाख का है. बट क्या कहता है, इज अवेलेबल इन केस ऑफ सीटीपी. यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी में हो तो 10 लाख. इज अवेलेबल इन केस ऑफ सीटीपी हु इज मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट. अगर वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, माने जो हाथ से चीज बनता है ना सर, अलग अलग, जैसे मणिपुर का बहुत फेमस है हैंडीक्राफ्ट गुड्स, एनेबलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन लेना चाहता है. बट अगर वो सीटीपी है तो उसको करना पड़ेगा. अगर वो सीटीपी है तो करना पड़ेगा. वही बात कर रहे हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको बात समझना चाहिए, बार 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 समझना चाहिए. वी हैव सीन अबव दैट सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. हम लोग ये चीज देखे हैं. बट जहां पर उसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करता है. However, there are certain cases where supplier is mandatorily required to obtain registration irrespective of the quantum of his aggregate turnover. In other words, these are the cases
wherein supplier is compulsorily required to obtain registration even though his aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit. However, certain exemptions from registration have also been provided under section 23 and these exceptions have been incorporated briefly at the relevant places in the discussion under this heading. ठीक है, यही चीज बार बार बोला गया है। नॉर्मली आपको करना पड़ेगा बट जहां जरूरी है आपको थोड़ा थोड़ा लिमिट भी दिया है। ठीक है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट का बात है तो फिर आपको एक लिमिट दे रहा है कि ठीक है आप 20 लाख तक है, लेकिन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल हो आपको करना चाहिए, बट अगर आप हैंडक्राफ्टेड करते हो तो आपका 20 लाख का लिमिट है। अगर आप मिजोरम मणिपुर में हो तो 10 लाख का लिमिट है। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে সবাইকে? হ্যাঁ স্যার। কি ইয়েস স্যার। বুঝতে বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ নাকি নাকি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা হলে বলতে পারিস, আমি আবার বলে দেবো। ওকে। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज और इनवर्ड सप्लाई, इन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। टर्नओवर नहीं देखा जाता, यही बात कर रहा है। रिवर्स चार्ज में कौन पड़ता है? मैं आपको क्या बोला हमेशा, ठीक है, मैं पहला दिन से बोल रहा हूँ कि हमारे देश में सप्लायर जो होते हैं, सपोज आप कोलकाता से हो और आप पटना प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, ठीक है, तो बेसिकली आप सप्लायर हो, तो सप्लायर को तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है नॉर्मली, ठीक है। और नॉर्मली सप्लायर ही टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, बट देयर आर सर्टेन केसेस। सपोज आप कोलकाता से हो और आप कोई सर्विस थाईलैंड से ले रहे हो या वियतनाम से ले रहे हो या कंबोडिया से ले रहे हो या लाओस से ले रहे हो, ठीक है, या चाइना से ले रहे हो, कहीं से भी लो, फॉरेन कंट्री है ना। तो फॉरेन कंट्री से जब कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस इंडिया में आप रिसीव करोगे तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई हमें तो टैक्स चाहिए। तो क्या वो गवर्नमेंट, क्या दिल्ली गवर्नमेंट क्या थाईलैंड जाएगा सप्लायर को ढूंढने, या वियतनाम जाएगा थाईलैंड सप्लायर को ढूंढने, या कंबोडिया जाएगा थाईलैंड सप्लायर को ढूंढने? समझ रहे हो सर? नहीं, नॉट पॉसिबल ना, तो रिसिपेंट को पकड़े। तो देर ये तो हो गया सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम में। ऐसे और भी चीजें हैं जब रिसिपेंट को ही देना पड़ता है टैक्स। सो व्हेन रिसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, इन that situation is called RCM situations and this is called reverse charge mechanism. Normally recipient कभी भी नहीं करता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस जब गवर्नमेंट देखता है कि भाई सप्लायर को पकड़ना बेकार है, इससे अच्छा हम रिसिपेंट को पकड़े तो हमें जल्दी टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि आरसीएम कैटेगरी में अगर कोई पड़ जाता है ना, उनका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। आरसीएम कैटेगरी में अगर कोई आ जाता है उनका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हाउएवर पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, outward supply, tax on which is liable to be paid on reverse charge basis are exempt from registrations. सर क्या समझे? Persons who are required to pay tax under reverse charge on inward supply receipt, inward supply मैंने जब वो सप्लाई खुद के पास लेके आ रहा है। However, person engaged exclusively in making outward supply, ठीक है, मैंने जो बेसिकली सप्लाई दूसरे जगह में करते हैं, on which is liable to be paid on reverse charge basis, और उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है, उनको exempted। इनवर्ड सप्लाई के केस में मैंडेटरी है, बट अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके केस में एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। मैंने बेसिकली जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आपको एग्जेम्प्टेड है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एनआरटीपी, एनआरटीपी इज लाइक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मैंने बंदा इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है, बट वो कभी कभी इंडिया में आके बिजनेस करता है, ठीक है। मैंने नॉट ऑकेशनली, मैंने रेगुलरली, कभी कभी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और उनका मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस फुलफिल नहीं हो रहा है और वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक पेटीएम, अमेजन टाइप, इस तरह का फ्लिपकार्ट, एवरी इको माने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विच रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, जिनको भी टीडीएस जमा करना है जीएसटी के सॉफ्टवेयर में। जीएसटी के सॉफ्टवेयर में जाओ, मैंने gst.government.in में, ये देखो यहाँ पर एक अलग ही सेक्शन मिलेगा आपको टीडीएस रिलेटेड का। रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशंस, पेमेंट्स, यूजर सर्विस
रिफंड्स गिवेबल, एक सेकेंड यहाँ पर रहता है इनवॉइसिंग, हिस्ट्री ऑफ डाउनलोड्स, टैक्स पेयर्स, टीडीएस का एक अलग ही जगह मिलता है। ये देखो टैक्स पेयर्स, क्या नॉर्मल है, टीडीएस है, टीसीएस है, ये देख रहे हैं सर, ये वाला। मैंने अगर वो टीडीएस काटता है, टीडीएस क्या होता है मैं इनकम टैक्स में पढ़ा हूँ, ये जो टॉपिक है आई विल डिस्कस इन इनकम टैक्स क्लास, ठीक है। टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, ऑलरेडी आपको इनकम टैक्स में टीडीएस का यूज मैं बताना चालू कर दिया है टोटल इनकम कैलकुलेशंस में, ठीक है। बट एक्सक्लूसिव डिस्कशन ऑन टीडीएस एंड टीसीएस बाकी है, मैं बात करूंगा आपके साथ, तो डोंट वरी। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बेसिकली पहले तो जान लो अभी, बट जब आप काम करोगे रियल में तब आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि रियल में तो कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड मैटर होता है, फटाफट कहाँ टीडीएस काटते हैं, कितना काटते हैं, 20% काटते हैं, 10% काटते हैं, काट के पेमेंट करो। जो पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट के फिर उनको पेमेंट, सोर्स से ही टैक्स, सैलरी पर्सन के केस में काफी होता है, सैलरी देने से पहले टीडीएस काट लो, ठीक है। गवर्नमेंट का बोला है, गवर्नमेंट बोल दिया है डिविडेंड का पे करना है, टीडीएस काट के पे करो, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, बट क्यों काटते हैं, कब काटते हैं, ये नॉलेज आपको एज एन एक्सपर्ट चाहिए। तो यहाँ बोला है सर एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीडीएस काटना है, eco means any person who owns, operates or manage digital or electronic facility or platform for electronic commerce, उनके भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। Person who supply goods and service other than supplied under section 9 subsection 5 through such eco मान e-commerce who is required to collect tax at source under section 52, ठीक है। However, limit of 20 lakh नॉर्मल सप्लायर के केस में थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, और अगर स्पेशल कैटेगरी है तो 10 लाख, वो लिमिट लागू हो जाएगा 20 लाख 10 लाख का। बट अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो आपको नॉर्मली मैंडेटरी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको नॉर्मली मैंडेटरी है, बट हाँ लिमिट दिया है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि कोई भी ई कॉमर्स काम करेगा तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, नॉट लाइक दैट, छोटा मोटा बिजनेसमैन को उतना चक्कर नहीं है। सिमिलरली जो टीडीएस काटते हैं, डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स, ठीक है, उनको भी। पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्संस, मैंने एजेंट को बेसिकली, मैंने एक टैक्सेबल पर्सन का एजेंट को भी ऑटोमेटिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा एज एन एजेंट। Person who are required to pay tax under section 9 subsection 5, that is e-commerce operator who is required to pay tax on specified service, input service distributor whether or not separately registered under this act। आईएसडी क्या होता है मैं आपको आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। आईएसडी मैं पहले भी एक बार बोला इसके बारे में, जो बिजनेस ब्रांच एंड हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस कॉन्सेप्ट में चलता है। कई बार क्या होता है सर, हेड ऑफिस होते हैं और उनके काफी सारे ब्रांच ऑफिस होते हैं, ठीक है। ब्रांच, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, तो सर्विस तो हेड ऑफिस भी दे देता है, बट सर्विस डायरेक्टली तो हेड ऑफिस नहीं दे पाता ना। ब्रांच 1 के थ्रू से मानो कुछ क्लाइंट को सर्विस दिया गया, ब्रांच 2 के थ्रू से, ब्रांच 3 के थ्रू से, ब्रांच 4 के थ्रू से। अब हेड ऑफिस पूरा का पूरा जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट कर लेता है, यानी जो भी क्रेडिट होता है सबका यही कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद सबको अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उन्हें कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आगे मैं इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करूंगा। तो जिनका भी हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस कॉन्सेप्ट में बिजनेस चलता है और उनका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट में भी जीएसटी का आईटीसी कलेक्शन होता है, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इनका आगे चर्चा मैं करूंगा आपके साथ डिटेल्स में। पॉइंट नंबर 10, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस। डेटाबेस एक्सेस या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं या ऑनलाइन से डेटा रिट्रीवल, OIDR बोलते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, OIDAR फुल फॉर्म में, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, याद रहेगा। फ्रॉम ए प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया, जैसे कि आप लोग डोमेन, डोमेन या फिर ये सब जानते हो, डोमेन होस्टिंग, इस तरह का सुने हो सर। जैसे मानो किसी को इंडिया में वेबसाइट चलाना है, वो कोई फॉरेन कंपनी है उसके थ्रू से अपना होस्टिंग चलाता है सर। जैसे मेरा वेबसाइट है ना, तो मेरा भी होस्टिंग है, ठीक है। जैसे बहुत सारे होस्टिंग चैनल है, जैसे होस्टिंग, ठीक है, ये बड़ा आजकल नाम है सर इसका, काफी एडवर्टाइजमेंट चलता है। तो यहाँ पर जैसे मानो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस में वेबसाइट बिल्डिंग करना है, ठीक है, तो आप इनका होस्टिंग प्लान यहाँ से क्लाउड होस्टिंग, वेब होस्टिंग ले सकते हो,
ठीक है, तरीका होता है सर, ये सब टेक्निकल बातें हैं थोड़ा, लेकिन ये बेसिकली आपको एक डेटाबेस एक्सेस का मौका देता है। आपका वेबसाइट वर्ल्ड वाइड एक सर्वर में जमा होता है, ठीक है, फिर जाके ये जो, जैसे मानो ये मेरा ये वेबसाइट है KSG स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे मे बी, ठीक है, ये रहा। अब इस वेबसाइट में मानो आप एंट्री करते हो तो आपको जैसे ये पेज ओपन हो गया। अब ये वेबसाइट मेरा कहीं ना किसी सर्वर में है, इसका डेटा कोई ना कोई यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने डेवलप किया था, ठीक है, बट इसको बनाने के लिए आपको किसी ना किसी ऑनलाइन सर्विस का ही हेल्प लेना पड़ता है वर्ल्ड में। तो ऐसे लोगों को YDR के अंदर आप काउंट कर सकते हो। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, तो उनके लिए भी ये बात लागू हो जाता है। ये जो CTP और NRTP के बारे में मैं डिटेल्स चर्चा अभी तक नहीं किया, बट मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ बात करूंगा। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का पूरा खेल क्या है। अच्छा, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एंड GST काउंसिल। अगर काउंसिल किसी को स्पेसिफाई करते हैं, काउंसिल कौन होते हैं सर? GST का एक ना एक बहुत बड़ा काउंसिल कि देश में GST क्या होगा, GST रिलेटेड रूल क्या होगा, इसका डिसीजन ही लोग लेते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, GST काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जिसका चेयरमैन है निर्मला जी, मैंने हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, यही डिसीजन लेते हैं GST रेट के बारे में, GST लॉ के बारे में, ठीक है। इनका पूरा बोर्ड होते हैं। इसमें जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, वो सारा चीज यहाँ पर भी आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल के पढ़ सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर दूसरे इंग्लिश में सारी चीजें हैं। करंटली क्या GST रेट चल रहा है, पूरा बुकलेट मिल जाएगा आपको जी, गुड्स रेट्स का, सर्विस का रेट का, ठीक है। जैसे गुड्स सर्विस रेट में अगर आप जाओगे तो देखो रेट ही बना कि कौन सी चीज में क्या रेट चल रहा है। ये देखो 1.5, मैं आपको पहले भी मैं सिखाया, जो लोग पहले क्लास किए हो कभी उनको पता होगा, सर्विस का, कंस्ट्रक्शन सर्विस में नॉर्मली 1.5% GST रेट है। तो उसमें CGST 0.75 इसमें, उसमें कौन सा कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के लिए क्या है, जैसे आप लोगों को मैं किताब में देके रखा, ठीक है, वैसा ही एक्चुअली लॉ में इसी तरह से लिखा रहता है। चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, ठीक है, किस सर्विस के लिए क्या रेट चल रहा है, ये पूरा अपडेट आपको यहाँ मिलेगा। ये सब यूज किया करो सर, बड़ा काम की चीज है, ठीक है। आप लोग काम का चीज छोड़ के दूसरे चीज में देना, देखो ये देखो 18% GST, मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्टॉलेशन ऑफ एनी सर्विस, ठीक है। ये देखो सप्लाई सच थ्रू, कौन सा सर्विस है, कारपेंटरिंग, ये देखो प्लम्बिंग, ये सब में 5% है, ठीक है। मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्टॉलेशन पे 18% है। जॉब वर्क पे 5% है, उसमें 2.5% CGST है, 2.5% SGST है। पूरा लिस्ट है, लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। गुड्स का भी है, सर्विस का भी, जो अभी करंटली चल रहा है सर। तो बस आप अपना अपडेशन आपके हाथ में है। आप आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे, या आपके हाथ में। मैं तो सर जरिया हूँ, मैं बताता रहूंगा आपको, बाकी सीरियसली बोल रहा हूँ कि कोशिश आपके हाथ में। आप बोलोगे तो बन जाओगे। मैं तो कोशिश करता रहूंगा, बट आपका कोशिश बहुत जरूरी है सर। ओके सर, आज और नहीं बोलूंगा, आज बहुत सारा केस स्टडीज भी करवा दिया और बहुत सारा नियम भी पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आंसर एंड केस स्टडीज एंड नियम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे सर किसको GST में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, नॉट लाएबल, ठीक है। मैंने भले ही आप कमा रहे हो, ठीक है, काम कमा धमाने में दिक्कत नहीं है, बट GST रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। सर कौन है भाई ऐसा काम ही करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, GST भी नहीं देना है। चलो नेक्स्ट दिन बताएंगे, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन कुछ, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, अभी कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, आस्ते आस्ते बता रहे हैं आपको सारा बात, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है आपको। ओके, यस सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बात करते हैं GST के बारे गुड गुड नाइट नाइट सर। में। ओके सर, गुड नाइट सर, बाय सर।